जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण आदेशों के बारे में बात करेंगे, जिसमें बताया गया है कि जितनी भी सीएपीएफ फोर्सेज हैं वो सभी आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन है। जिसमें सबसे पहला जो आदेश है वो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जो कि सन 1981 में दिया गया था। और यह ऑर्डर एक सीआरपीएफ जवान से जुड़ा हुआ है और जिसका रेफरेंस सीएपीएफ के जो मामले सामने आए हैं उनके अंदर लिया गया है। अगर हम देखें ओपीएस फोर सीएपीएफ के मामले को लेकर के, तो इसका जो रेफरेंस है वो ओपीएस फोर सीएपीएफ वाले मामले में भी रखा जा सकता है। तो वो मामला क्या है और वो आदेश क्या है सर्वोच्च न्यायालय का, पहले वो देखेंगे। उसके बाद में हम जो भारत सरकार ने जो एक ओएंडम यानी ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया था उसको भी इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे, जिससे ये साबित होता है कि भाई जितनी भी यानी सीएपीएफ फोर्सेज है वो क्या है, यानी कि आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन है। देखो वो आदेश देखने से पहले हम इस केस की थोड़ी सी यानी कि इस मैटर की थोड़ी पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि 1980 के आसपास यानी कि जितनी सीएपीएफ फोर्सेज है इनको क्या बोला जाता था, पैरामिलिट्री फोर्सेज बोला जाता है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, तो इसमें जो पृष्ठभूमि हम सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं। जो मामला था वो अखिलेश प्रसाद जी बनाम क्या था, यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम था। तो उस समय यूनियन टेरिटरी हुआ करता था मिजोरम, तो इसका मामला था। ठीक है, ये मामला क्या था हम थोड़ा सा संक्षेप में इसको जान लेते हैं। तो देखो क्या हुआ था कि 30 मई 1978 को मिजोरम के वेरांगते में घटना हुई थी। एक व्यक्ति थानूगुड़ा ने वेरांगते पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई कि सीआरपीएफ के जवान, जिनमें अपीलार्थी अखिलेश प्रसाद भी शामिल थे, ने हैंडमैन थारा और एक ड्राइवर पर गोली चलाई। दोनों को चोटें आई, एक की बाह में और एक की जांग में। ठीक है, तो ये मामला दर्ज करवाया था। भाई ये मामला किससे जुड़ा हुआ था, अखिलेश प्रसाद जी से जुड़ा हुआ था। तो उसके अंदर क्या हुआ था कि पुलिस ने जांच के बाद सीआरपीसी की धारा 173 के तहत रिपोर्ट असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एजावल को भेजी। अपराधी पर आईपीसी की धाराएं 307 हत्या का प्रयास, 326 खतरनाक हथियार से गंभीर चोट और 324 खतरनाक हथियार से चोट लगाई गई। यानी 3-4 धाराएं इनके ऊपर लगा दी गई। उसके बाद क्या होता है कि अखिलेश प्रसाद जी ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 482, अखिलेश प्रसाद जी ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 482 और धारा 407 केस ट्रांसफर के तहत याचिका दायर की। उन्होंने मांगा कि केस रद्द कर दिया जाए, क्योंकि सीआरपीएफ सदस्य होने के नाते धारा 197(2) सीआरपीसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की पूर्व अनुमति सेंशन यानी जरूरी है, या फिर इस केस को मिजोरम से बाहर किसी अदालत में ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि मिजोरम में माहौल बहुत खराब और दुश्मनाना था। जनता सीआरपीएफ के खिलाफ थी और ड्राइवर यूनियंस आदि ने इसका विरोध किया था। लेकिन क्या हुआ कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने लेकिन इसमें क्या हुआ कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 20 फरवरी 1980 को याचिका खारिज कर दी। ठीक है, तो ये मामला था थोड़ा सा, अभी थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। गुवाहाटी हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद में अखिलेश प्रसाद जी कहां चले जाते हैं, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन इसमें जो मुद्दे थे, वो इश्यूज थे, वो क्या थे, तो उसमें जो पहला जो यानी इशू था वो था कि भाई क्या सीआरपीएफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन में शामिल है, जिसके तहत सीआरपीसी की धारा 197(2) लागू होती है। ठीक है, अब धारा 197(2) क्या है, आर्म्ड फोर्सेज का कोई सदस्य ऑफिशियल ड्यूटी में अपराध करने पर बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंशन के कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। पहला तो मामला ये था। कहने का मतलब सीधा सीधा कि भाई सीआरपीएफ आर्म्ड फोर्सेज में गिनती इसकी होती है या नहीं होती, कहने का मतलब ये है। दूसरा जो था, क्या आरोपित अपराध ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान किया गया था, क्या केस को ट्रांसफर करना चाहिए ताकि निष्पक्ष सुनवाई हो सके। ठीक है, बाकी दोनों से हमें कोई इसमें लेना देना नहीं है। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो पहला 1 नंबर का पॉइंट है। ठीक है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर यानी इसकी अपील की गई थी। अब देखो आगे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है इस मामले को लेकर के। देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपील को आंशिक रूप से मंजूर की और जस्टिस एडी कौशल ने कहा सीआरपीएफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन है, यह एक लैंडमार्क ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, इससे आगे और क्या कहा, इससे आगे कहा कि सीआरपीसी की धारा 197(2) में आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन का साधारण अर्थ लिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल लिस्ट 1 एंट्री 2 में लिखा है नेवल, मिलिट्री एंड एयर फोर्स और एनी अदर आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन, यानी तीनों के अलावा भी अन्य आर्म्ड फोर्सेज भी शामिल है। ठीक है, इसके अलावा और क्या कहा था कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट 1949 की धारा 3(1) स्पष्ट कहती है कि देयर शैल कंटिन्यू टू बी एन आर्म्ड फोर्स मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कॉल्ड द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी और उसलिए सीआरपीएफ पूरी तरह आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन है, यूनियन माता है। हाई कोर्ट का फैसला जो गलत था, कहने का मतलब उन्होंने सीधा सा ये मान लिया था, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि भाई सीआरपीएफ है, ये क्या है, आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन है। अब इसमें हमें 2-3 का जो आंसर है वो देखना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अंतिम आदेश क्या था, अंतिम आदेश था कि अपील स्वीकार करें और केस गुवाहाटी ट्रांसफर
कर दिया गया और सीआरपीएफ को आर्म्ड फोर्सेज माना गया। ठीक है, अब इसका महत्व क्यों है? इसका महत्व इसलिए है कि यह केस सीआरपीसी की धारा 197/2 की व्याख्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे साफ हुआ कि सीआरपीएफ जैसी पैरामिलिट्री फोर्सेज भी आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन में आते हैं, इसलिए उनके सदस्यों पर ऑफिशियल ड्यूटी के अपराध में सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन जरूरी है। कई बाद में कई केसों में इसका हवाला भी दिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया पूरा मामला। अब मैं इसकी क्या है कि ऑर्डर की कॉपी आपको यहाँ पर दिखा देता हूं, ठीक है, जिससे आपको इसकी ऑथेंटिकेशन पर कोई संदेह ना हो। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पेज नंबर 6 है उस आदेश का। तो यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया था उसका पेज नंबर 6 है। द एंट्री क्लियरली एनविलेज आर्म्ड फोर्सेज अदर देन द थ्री वेल नोन फोर्सेज ऑफ द स्टेट, नेमली द नेवल, मिलिट्री एंड एयर फोर्स, all that remains to be done therefore is to find out answer to the following two questions। यानी ए और बी क्वेश्चन इन्होंने, यानी कि इज द सीआरपीएफ ए फोर्स, और दूसरा क्वेश्चन था इफ क्वेश्चन ए इज आंसर्ड इन द अफर्मेटिव वेदर सीआरपीएफ इज एन आर्म्ड फोर्स। ठीक है, इन दोनों का जो आंसर क्या दिया था, क्या माना था सर्वोच्च न्यायालय ने, इन अवर ओपिनियन द आंसर टू बोथ द क्वेश्चन मस्ट बी गिवन इन द affirmative in view of the provisions of subsection 1 of section 3 of the CRPF Act, which unfortunately do not appear to have been brought to the notice of the learned single judge. That subsection reads thus: there shall continue to be an armed force maintained by the central government and called the Central Reserve Police Force। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है, इस आदेश के बाद में यानी किसी भी प्रकार का यानी कि संदेह नहीं रहना चाहिए कि भाई जो सीआरपीएफ फोर्सेज है तो यानी कि आर्म्ड फोर्सेज नहीं है। यानी कहने का मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले 1981 में ये मान लिया कि जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो क्या है, सबकी सब यानी आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन है। अब ये तो हो गई थी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की बात, जिसमें यानी कि कई मामलों में उस केस का हवाला दिया जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे भारत सरकार की। ठीक है, जो दूसरा मामला आता है वो क्या आता है, भारत सरकार का आता है। भारत सरकार ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया था 18 मार्च 2011 को। ठीक है, उस मेमोरेंडम में भी भारत सरकार ने खुद ने माना है कि जितनी भी यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेज है, सीएपीएफ फोर्सेज है, वो सबकी सब क्या है, आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और जिस किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ देख सकते हो जो भारत सरकार ने 18 मार्च 2011 को एक लेटर जारी किया, ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है, यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, न्यू दिल्ली 18 मार्च 2011 ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है, ऊपर पढ़ सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट क्या था इसका, अडॉप्शन ऑफ न्यू नोमेनक्लेचर ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ। ठीक है, यानी कि जितना जो पहले 2011 से पहले जितनी भी सीएपीएफ फोर्सेस थी, इनको यानी पैरामिलिट्री के अंदर गिना जाता था, पैरामिलिट्री इनका नाम रखा गया था। तो उसको चेंज करके फिर बाद में क्या कर दिया गया, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, द टर्म्स लाइक सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन सीपीओ, सेंट्रल पैरामिलिट्री पुलिस फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज पीएमएफ, सेंट्रल पुलिस forces CPF etc have been interchangeable used while referring to the central police forces which are the armed forces of the union। ठीक है, यहाँ आप देखने को मिल रहा है which are the armed forces of the union as also defined in the respective acts of the forces, जैसा कि इनके एक्ट के अनुसार यानी कि जाना जाता है। ठीक है, this creates an incorrect perception about these central forces and expectation from the force become unrealistic even in the international reference। Such incorrect nomenclature may cause confusion regarding the role of such forces especially during the election maintaining law and order। ठीक है, कहने का मतलब इस ऑर्डर में भी भारत सरकार ने जो आदेश निकाला था इसके अंदर भी क्या माना गया है, जितनी भी यानी पैरामिलिट्री फोर्सेज उनको क्या माना गया, आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन माना गया है। यहाँ आप सिग्नेचर भी देख सकते हो। ठीक है, और ये ऑर्डर की कॉपियां देख सकते हो कि किन किन को ये ऑर्डर्स की कॉपियां जो दी गई है। तो जिन भी हमारे व्यूअर्स को किसी प्रकार के यानी ऑर्डर की या किसी भी प्रकार के कोई आदेश की यानी प्रति चाहिए हो तो हमें यानी आप व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगा। ठीक है, आप वहां लिंक पर क्लिक करें और हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो कुल मिला के आज हमने दो प्रमुख आदेश देखे जिनके अंदर बताया गया कि भाई जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो सबकी सब क्या है, आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन है। और ये जो यानी हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको माना है और हमारे सरकार ने भी इसको माना है कि भाई जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो सबकी सब क्या है, आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन है। तो कहने का मतलब इन दोनों यानी कि आदेशों के बाद, ऑफिस मेमोरेंडम के बाद में, यानी जो हमारा ओपीएस वाला जो मामला है
यानी कि जो 2004 के अंदर जब न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई थी, उसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है, जो उस समय पे गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि भाई भारत की जितनी भी आर्म्ड फोर्सेज है उनके ऊपर एनपीएस लागू नहीं होती है। तो ये जो मामला है और ये जितने दोनों आदेश है, ये हमारे इस मामले में यानी ओपीएस फोर्स सीपीएफ वाले मामले में बड़ा यानी कि मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार की और नई नई जानकारियों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जयकाल जीनियस को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं यहीं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।